नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं आपके क्लास 12th बायोलॉजी का जो हमारे यहाँ पे लेसन नंबर 10 चल रहा था। इस लेसन नंबर 10 का आज आपकी पार्ट नंबर 9 और इस पार्ट नंबर 9 में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आपके CAM साइकिल के बारे में कि CAM साइकिल क्या होता है। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे यहाँ पे फोटो रेस्पायरेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आपकी फोटो रेस्पायरेशन के बारे में कि ये फोटो रेस्पायरेशन ये क्या होता है। तो एकदम कंप्लीट बात जानने वाले इस चैप्टर का। ये आपके लास्ट पार्ट है यहाँ पे और आज हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो सारे लाइव जुड़ जाइए, फिर हमारी यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी को वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब देखो यहाँ पे CAM साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये पीछे वाली जो भी स्लाइड है आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी तक आपने नहीं देखा है तो पीछे वाले जो भी पार्ट है वो आप रिवाइज भी कर सकते हो। सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं और आज आपकी ये इस पार्ट में ये जो चैप्टर नंबर जो आपका 10 है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगा। और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो आपका यहाँ पे CAM साइकिल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे? CAM साइकिल। ये CAM साइकिल क्या है, कौन से पाथों में चलता है। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे CAM साइकिल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? CAM साइकिल के बारे में। ये जो CAM साइकिल है इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा आपका क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिक रिएक्शन, सॉरी मेटाबॉलिक साइकिल, ठीक है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा आपका क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिक एसिड मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक साइकिल, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। फिर बात आती है सर ये CAM साइकिल कौन से पाथों में चलता है। जिस प्रकार हमने बात की थी कि जो C4 साइकिल होता है वो आपके मक्का, बाजरा, गन्ना और आपके द्विबीजपत्री पादप जैसे अमेरेंथस यूफोर्बिया में चलता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो CAM साइकिल है ये आपके शुष्क, एक तो शुष्क व मांसल क्षेत्रों में उगने वाले, जो भी वातावरण में उगने वाले जो पादप है, शुष्क का मतलब एकदम शुष्क वातावरण, ठीक है। और मांसल का मतलब जहाँ पे थोड़ी बहुत नमी रहती है उस वातावरण में उगने वाले जो पादप होते हैं उन पादपों में कौन सा साइकिल चलता है? आपके CAM साइकिल चलता है। कौन सा साइकिल चलता है? CAM साइकिल चलता है। फिर ध्यान रखना कि इन पादपों की जो आपकी शुष्क और मांसल वातावरण में पाए जाने वाले जो पादप होते हैं इनकी जो पत्तियां होती है वो क्या होती है? यहाँ पे मोटी होती है। सर हमने रिवीजन तो लगभग सारा चैप्टर का कर लिया। अच्छा, वेरी गुड श्यामदास, रिवीजन कर लिया। तो कल रिवीजन की क्लास में कौन सा टॉपिक रखना है एक बार आप कमेंट कर देना, जो भी लाइव देख रहे हैं ना। तो अब देखो यहाँ पे कि इन पौधों की जो पत्तियां होती है वो पत्तियां क्या होती है? आपकी मोटी होती है, ठीक है। इन पौधों की जो पत्तियां होती है वो पत्तियां आपकी मोटी व गुद्देदार होती है। पत्तियां मोटी व गुद्देदार होती है। पत्तियां मोटी व गुद्देदार होती है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट बात ध्यान रखना कि इनके जो रंध्र होते हैं वो, इनकी एक विशेषता है भाई, ध्यान रखना। इनकी कुछ स्पेशल विशेषता है। इनके जो रंध्र होते हैं वो क्या होते हैं? आपके रात्रि के समय खुलते हैं और दिन के समय क्या होते हैं? आपके रंध्र बंद होते हैं। मतलब क्या है इसमें ऐसा कि इन पादपों के जो रंध्र होते हैं ये रंध्र आपके रात्रि के समय खुलते हैं। रंध्र रात्रि के समय खुलते हैं। रंध्र रात्रि के समय खुलते हैं। रात्रि के समय खुलते हैं वह दिन के समय बंद रहते हैं। वह दिन के समय बंद रहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखें कि इन पादप के अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं वो रंध्र, ध्यान रखना, आपके रात्रि के समय तो क्या होता है? आपके खुलते हैं और दिन के समय क्या होता है? आपके बंद होते हैं। तो इन पादपों में ध्यान रखना कि रात्रि के समय जब रंध्र खुलेंगे तो इन रंध्रों के द्वारा क्या होगी? इनके अंदर CO2 गैस प्रवेश करेगी। कौन सी गैस प्रवेश करेगी? आपकी CO2 गैस प्रवेश करेगी। इसलिए इस संडे को 11th नंबर चैप्टर पढ़ा देना। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो CO2 है, इस CO2 का जो अवशोषण किया जाता है वो किस समय होगा? रात्रि के समय। क्योंकि रात्रि के समय क्या होता है? इन पादपों के यहाँ पे रंध्र खुलते हैं। अब जैसे ये रंध्र खुलेंगे तो ये पत्तियां क्या करेगी? आपके रात्रि के समय इस CO2 का अवशोषण करेगी। और ध्यान रखना कि इनकी जो पर्ण मध्योतक कोशिका होती है, मतलब वो जो आपकी मीजोफिल सेल्स होती है, तो इन पादपों की जो आपकी मीजोफिल सेल्स होगी वो मीजोफिल सेल्स क्या करेगी? एक तो इस CO2 का अवशोषण करेगी और इसके अलावा मीजोफिल सेल्स में हमें पता है कि पेप पाया जाता है। पेप का मतलब फास्फोइनोल पायरुवेट पाया जाता है। और फास्फोइनोल पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं और एक कार्बन कौन सा? यहाँ पे CO2 का। तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन हो गए। और ये 4 कार्बन युक्त जो यौगिक का निर्माण करते हैं वो करते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण करते हैं। का निर्माण करते हैं यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण।
कब करेंगे, ध्यान रखना कि रात्रि के समय, क्योंकि रात्रि के समय रंध्र खुलते और जो CO2 गैस प्रवेश करेगी वो किसके द्वारा प्रवेश करेगी, रंध्रों के द्वारा। तो ये जो CO2 होती है ये आपके ग्रहण की जाती है और ये मेसोफिल सेल्स में ध्यान रखना कि जो पेप पाया जाता है उसके साथ में मिलकर 4 कार्बन युक्त यौगिक का निर्माण करता है और वो कौन सा होता है यहाँ पे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ये कितने कार्बन युक्त होता है, यहाँ पे 4 कार्बन युक्त होता है। ठीक है, अब देखो ये सारी जो प्रोसेस है यहाँ पे, ये सारी प्रोसेस में एक आपको डायग्राम के द्वारा यहाँ पे समझा देता हूँ। हमारे सामने यहाँ पे डायग्राम है, एक तो ये आपकी नाइट रिएक्शन, एक आपकी यहाँ पे डे रिएक्शन, मतलब नाइट में कौन सी प्रक्रिया होगी और आपके दिन में कौन सी प्रक्रिया होगी। तो पहली बात आप ध्यान में रखना यहाँ पे कि जो CO2 है, ये आप CO2 देख सकते हो यहाँ पे, इस CO2 को ग्रहण किया जाता है। वेरी गुड इवनिंग हरीश। तो इस CO2 को ग्रहण किया जाता है, तो ग्रहण किया जाता है तो किसके द्वारा, यहाँ पे पेप के द्वारा। ये हमारे पास में यहाँ पे पेप रहा, ठीक है, क्या यहाँ पे पेप रहा, क्योंकि स्टोमेटा जो ओपन होते हैं वो कब होते हैं, आपके नाइट में होते हैं इन पाथों में। तो उस कारण आपके जो फास्फोइनोल पायरुविक एसिड है इसके द्वारा CO2 को ग्रहण किया जाएगा और फास्फोइनोल पायरुविक एसिड इसमें 3 कार्बन है, तो ये आपके 4 कार्बन युक्त यौगिक का निर्माण करता है, किसका, यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। हो गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ध्यान रखना, NADP का जो NADPH+ है, H ये आपके NADP में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आपके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे मैलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट होता है, आपके मैलिक एसिड में। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है। किसकी रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे मैलिक एसिड बन गया। अब यही मैलिक एसिड ध्यान में रखना, दिन के समय क्या करेगा, ये मैलिक एसिड में से CO2 बाहर निकल जाएगा। मैलिक एसिड में से क्या होगा, आपके CO2 बाहर निकल जाएगा और ये CO2 होगा वो किस में चला जाएगा, आपके केल्विन साइकिल में। और केल्विन साइकिल के द्वारा हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाएगा। तो जैसे आपकी मैलिक एसिड है, ये मैलिक एसिड CO2 को बाहर निकाल देगा और इधर से आपकी पायरुविक एसिड बन गया। और जैसे पायरुविक एसिड क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेगा और इधर से आपके केल्विन साइकिल के द्वारा भी क्या होता है, आपकी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। और यही कार्बोहाइड्रेट वापस क्या करता है, यहाँ पे ध्यान रखना, नाइट रिएक्शन के द्वारा फास्फोइनोल पायरुविक एसिड बनाता रहेगा। तो ये जो साइकिल है कंटिन्यू चलता रहता है। सेम देखो आपको C4 साइकिल के समान ही आपको लग रहा है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे डे और नाइट नहीं था, वहाँ पे मेसोफिल सेल्स और आपके बंडल शीथ सेल के बारे में था और यहाँ पे हमने नाइट और डे के बारे में पढ़ा था। तो ध्यान रखना आपके रात्रि के समय इन पात्रों में क्या होता है, रंध्र खुलते हैं। इस समय रात्रि के समय CO2 को ग्रहण किया जाता है और पेप के द्वारा इसको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। और जैसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है तो यहाँ पे ध्यान रखना अंत में किसका निर्माण होता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो ये जो चक्र चलेगा केम साइकिल, ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना कि शुष्क और आपके मांसल पादप होते उनमें चलेगा। ठीक है, तो इस बारे में आप यहाँ पे ध्यान रखना। इसमें नाइट और आपके डे रिएक्शन मैंने CM साइकिल के बारे में बता दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो CAM साइकिल है ये कौन से पादपों में चलता है, पादप के नाम कौन कौन से, कि आपके शुष्क और आपके मांसलोद्भिद पादप कौन कौन से, उन पादप के नाम है यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो हो जाएगा आपका अगेव पादप, इसके अलावा हो जाएगा आपका यहाँ पे यक्का, क्या हो जाएगा यहाँ पे यक्का। इसके अलावा हो जाएगा आपका क्रेसुला, क्रेसुला। फिर हो जाएगा अनानास, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, अनानास। इसके अलावा नागफनी, आपको पता है नागफनी शुष्क क्षेत्रों में उगता है, अनानास भी शुष्क क्षेत्रों में उगता है। इसके अलावा हो जाएगा यहाँ पे आपका इकाइनोकेटस, हो जाएगा यहाँ पे इकाइनोकेटस। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके CAM प्लांट्स के नाम। किसके नाम हो जाएंगे यहाँ पे, CAM प्लांट्स। CAM प्लांट्स का मतलब ऐसे प्लांट जिसमें आपके CAM साइकिल चलता है, तो वो प्लांट्स कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे आपके CAM प्लांट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इनकी तो बात कर ली हमने CM प्लांट्स के बारे में कि CM प्लांट्स क्या होता है या फिर आपकी CAM साइकिल क्या होता है। पादपों के बारे में मैंने बता दिया, किस प्रकार से ये आपका यहाँ पे साइकिल रन करता है वो भी मैंने कंप्लीट बता दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट, और वो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे ध्यान रखना, फोटो रेस्पायरेशन। क्या नाम है यहाँ पे, फोटो रेस्पायरेशन, मतलब प्रकाश शोषण। क्या नाम है यहाँ पे, प्रकाश शोषण। पहली बात तो देखो यहाँ पे शोषण, हमारे अंदर भी शोषण होता है, पादपों के अंदर भी शोषण होता है। इसके बारे में और भी हम आगे वाला जो चैप्टर होगा आपका 11th, उसमें भी एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हमें यहाँ पे कुछ बातें समझनी है। पहली बात ध्यान रखना यहाँ पे, इस शोषण का मतलब हमें पता है कि इसमें जो ऑक्सीजन होगी, इस ऑक्सीजन का उपयोग किस में किया जाएगा, आपके कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण में किया जाएगा। इसमें क्या जाएगा, आपके कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण में किया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन में, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन में इसका उपयोग किया जाएगा। होगा उपयोग, कैसे होगा यहाँ पे ध्यान रखना
कि जो C6H12 है, हमारे अंदर भी जो ग्लूकोज बनता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, और जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है तो यहाँ पे ध्यान रखना CO2 का निर्माण होता है, इसके अलावा जल बनता है, और इसके अलावा हमें ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान होती है। ये सेम रिएक्शन आपकी पादपों के अंदर चलती है, ध्यान रखना सेम रिएक्शन क्या होती है आपकी पादपों के अंदर चलती है। लेकिन ये आपका जो शोषण होता है ये सामान्य शोषण है पादपों के अंदर। कैसा शोषण है यहाँ पे? सामान्य शोषण है। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और शोषण पाया जाता है, इसके अतिरिक्त पादपों के अंदर एक और शोषण पाया जाता है, और उस शोषण में ध्यान रखना कि यहाँ पे जो आपके कार्बोहाइड्रेट या फिर जो ग्लूकोज बनता है, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, और यहाँ पे क्या बनता है? CO2 + H2O बनता है। लेकिन यहाँ पे ATP का निर्माण नहीं होता है, यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। तो ध्यान रखना कि ये आपके जो प्रकाश शोषण है, और ये किसके उपस्थित में होगा? यहाँ पे प्रकाश की उपस्थिति में होगा, यहाँ पे इसमें ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। हाँ बिल्कुल एकदम रिलेटेड ही है, 10वां 11वां और 13वां, ठीक है। 15 16 वो थोड़ा आपके बायोटेक्नोलॉजी वाला है, तो उनको अलग से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला ऐसा शोषण जिसमें ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, और ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा तो बिना फालतू का क्या हो रहा है? यहाँ पे आपके ग्लूकोज टूट रहा है, कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है। तो ये एक प्रकार की नष्टकारी अभिक्रिया है, एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया? यहाँ पे नष्टकारी अभिक्रिया, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। तो मुख्य रूप से प्रकाश शोषण क्या हुआ? ध्यान रखना कि प्रकाश शोषण एक प्रकार की नष्टकारी अभिक्रिया। क्यों है नष्टकारी अभिक्रिया? यहाँ पे ध्यान रखना क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट जो भी ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता तो है, लेकिन इसमें CO2 भी मुक्त होती है, लेकिन इसमें आपके ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण नहीं होता? आपकी ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। तो ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है तो ये बिना फालतू की रिएक्शन होगी। तो ध्यान रखना ये एक प्रकार की यहाँ पे नष्टकारी अभिक्रिया। क्या है? यहाँ पे एक प्रकार की नष्टकारी अभिक्रिया। फिर बात आती है यहाँ पे सेकेंड लाइन, ध्यान रखना कि जो प्रकाश शोषण है, जो प्रकाश शोषण है, ये प्रकाश शोषण शब्द किसने दिया था? प्रकाश शोषण जो शब्द है ये कौन से वैज्ञानिक ने दिया था सबसे पहले? तो ध्यान रखना क्रोटेको। कौन था यहाँ पे? क्रोटेको नामक वैज्ञानिक ने आपके प्रकाश शोषण शब्द दिया था। नेक्स्ट बात ध्यान में रखना यहाँ पे कि यह क्रिया आपके केवल और केवल कौन से पादपों में होती है? आपके C3 प्लांट्स में होती है। केवल और केवल कौन से प्लांट्स में चलती है? आपकी जो प्रकाश शोषण की जो प्रक्रिया है ये आपके C3 प्लांट्स में चलती है, ठीक है। और नेक्स्ट बात ध्यान रखनी है यहाँ पे, इन्होंने बताया कि आपके अगर ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हो गई, जो हमारे पास में यहाँ पे ऑक्सीजन काम आ रही है इसमें प्रकाश शोषण में, अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो प्रकाश शोषण की जो प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो प्रकाश शोषण की प्रक्रिया भी कम हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो इसका प्रॉपर आपके ऑक्सीकरण भी नहीं हो पाएगा, इसका ऑक्सीडेशन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात, एक वैज्ञानिक है यहाँ पे, और उस वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखना। पहले बात तो ओरेगन और आपके बो, ओरेगन व बो, ये आपके दो वैज्ञानिक है, ओरेगन और आपके बो। इन्होंने बताया कि जो आपके पादप के अंदर क्या होता है, O2 व जो CO2 होती है, O2 व CO2 होती है, ये एक प्रकार से आपके प्रतिस्पर्धी होती है। क्या होती है यहाँ पे? प्रतिस्पर्धी। प्रतिस्पर्धी का मतलब ये क्या करते हैं? एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं कि भाई मैं ज़्यादा होंगी या फिर मेरी मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इन प्रतिस्पर्धा के कारण ध्यान में रखना कि जो जब CO2 की अधिकता हो जाती है, किसकी अधिकता हो जाती है? आपकी CO2 की अधिकता। जब आपके पादपों के अंदर CO2 की अधिकता हो जाती है तो हमने एक एंजाइम पढ़ा था, आपको पता हो तो, रूबिस्को। कौन सा एंजाइम पढ़ा था? आपकी रूबिस्को एंजाइम पढ़ा था। रूबिस्को एंजाइम किस में पढ़ा था? C3 साइकिल में। किसमें पढ़ा था? C3 साइकिल में, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 की अधिकता हो जाती है तो उस समय ध्यान रखना कि जो रूबिस्को है ये आपकी कार्बोक्सिलेज की भांति, जो रूबिस्को एंजाइम होता है ये आपकी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की भांति, कार्बोक्सिलेज एंजाइम, रूबिस्को एंजाइम है ये आपकी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की भांति। जबकि जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजनेज एंजाइम होता है, इसमें जो ऑक्सीजनेज एंजाइम होता है, ये जो ऑक्सीजनेज एंजाइम क्या करता है? इनकी तरह मेन मुख्य रूप से जो ऑक्सीजन है ये आपकी कार्बोक्सिलेज के स्थान पे क्या करेगा? आपके ऑक्सीजनेज की भांति कार्य करेगा। मतलब ये एक दोनों से क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा, मतलब कंपटीशन करते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं। तो इस समय ध्यान रखना कि जैसे आपकी कंपटीशन करते हैं तो जब आपकी CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो उस समय क्या होता है कि जो रूबिस्को होता है, ये रूबिस्को क्या करता है? आपकी कार्बोक्सिलेज की भांति कार्य करता है। और जब ध्यान रखना कि ऑक्सीजन की अधिकता में हो जाती है तो ये जो कार्बोक्सिलेज होता है, ये जो कार्बोक्सिलेज बना है ये आपके ऑक्सीजनेज की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है? ऑक्सीजनेज की भांति कार्य करता है।
और जिसके कारण यहाँ पे ध्यान रखना कि जो मुख्य रूप से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है यहाँ पे आपका फास्फोग्लाइकोलिक अम्ल। कौन सा बनता है यहाँ पे? फास्फोग्लाइकोलिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पे इसका पीजीए मैंने शॉर्ट में नाम लिखा, लेकिन ये पीजीए का मतलब होगा यहाँ पे फास्फोग्लाइकोलिक अम्ल। पूरा नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फास्फोग्लाइकोलिक फास्फोग्लाइकोलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ये फास्फोग्लाइकोलिक अम्ल बनता है, लेकिन ये जो फास्फोग्लाइकोलिक अम्ल है इसमें जो कार्बन पाए जाएंगे वो आपके 2 कार्बन होंगे। क्या होंगे? यहाँ पे 2 कार्बन होंगे। तो इसीलिए इस चक्र को यहाँ पे ध्यान रखना C2 चक्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपकी C2 चक्र। देखो C2 चक्र का मेन मेथड क्या है यहाँ पे, वापिस बता रहा हूँ यहाँ पे कि ऑर्गन और आपके वो नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया कि जो O2 और CO2 होती है पादपों के अंदर प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा मतलब ये एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं कि मेरी मात्रा बढ़ेगी या फिर मेरी मात्रा बढ़ेगी। लेकिन जब आपके CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो जो रुबिस्को एंजाइम होता है, ये रुबिस्को एंजाइम किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपके कार्बोक्सिलेज एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही आपके फिर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के कारण ये जो आपके कार्बोक्सिलेज एंजाइम ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? यहाँ पे ऑक्सीजनेज में कन्वर्ट हो जाता है। इस कारण ध्यान रखना कि जो आपकी रुबिस्को है ये आपकी किस में ऑक्सीकृत हो जाता है? आपकी फॉस्फोग्लाइकोलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये फॉस्फोग्लाइकोलिक अम्ल में कार्बन कितने होते हैं? 2 कार्बन होते हैं। इसीलिए इस चक्र को यहाँ पे क्या कहा जाता है? आपके C2 चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पे C2 चक्र कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमें बात ध्यान रखनी है कि जो प्रकाश श्वसन की जो प्रक्रिया होती है ये आपके हरित लवक, पेरोक्सिसोम और आपके माइटोकॉन्ड्रिया इन तीनों कोशिकांगों में कंप्लीट होती है। किस किस में होती है? कि जो प्रकाश श्वसन की जो प्रक्रिया है ये एक तो आपके हरित लवक में भी चलती है, इसमें चलती है आपके हरित लवक, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी चलती है, इसमें चलती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, वह पेरोक्सिसोम। ठीक है, किस में चलती है? यहाँ पे पेरोक्सिसोम। ये आपके श्वसन के वर्णक होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना पेरोक्सी। इनमें क्या होता है? आपके ये प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया चलती है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से आपके जो प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया एक प्रकार से नष्टकारी अभिक्रिया। क्यों? जब आपके नॉर्मल जब रिएक्शन होगी आपके ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो नॉर्मल तो आपके एटीपी का निर्माण होगा, लेकिन इसके अलावा जब आपके यहाँ पे श्वसन होगा तो इस समय आपके एटीपी का निर्माण नहीं होता है। तो ये फालतू का यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण हो रहा है। हाँ बिल्कुल, इस साइकिल का जो अध्ययन है वो किसने किया था? आपके डेकर एवं टीओ ने किया था। जो C2 चक्र है इसका अध्ययन किसने किया था? आपके डेकर और टीओ ने किया था। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर जो आपका 10 है ये 10 नंबर चैप्टर आपकी कंप्लीट है। इसके बाद में ध्यान रखना कि प्रकाश संश्लेषण को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, आपकी टॉप सिलेबस से आपकी बार हटा दिए गए हैं। तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक है वो आपको नहीं पढ़ने। मुख्य रूप से देखो यहाँ पे प्रकाश शोषण, पहली बात तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश शोषण एक प्रकार से नष्टकारी क्रिया क्यों? तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको अच्छे से यहाँ पे एकदम कंप्लीट रहना चाहिए। क्लियर है बात? समझ में आ गया यहाँ तक? एक बार कमेंट कर दो आप। बोलू यादव, अच्छा आप न्यू जुड़े हो आज। ठीक है, तो आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आप कल देखो जो हमारी रिवीजन की जो क्लास होगी और उस रिवीजन की क्लास में ध्यान रखना हम एक नया चैप्टर यहाँ पे देख लेते हैं। कौन सा चैप्टर रखते हैं? ध्यान रखना कि जो रिवीजन की क्लास होगी कल हमारे, वो हम करेंगे आपके फर्स्ट वाली जो यूनिट आपके, उस फर्स्ट वाली यूनिट से करेंगे। कल जो रिवीजन की क्लास होगी वो फर्स्ट नंबर यूनिट से होगी। ध्यान रखना सभी स्टूडेंट। ठीक है, 7 बजे से आपके 9 बजे तक कंटिन्यू या फिर 8:30 बजे तक होगी, जितनी भी आपकी कंटिन्यू हो पाएगी। ध्यान रखना 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, ये ध्यान रखना आप क्लास। तो आपके फर्स्ट नंबर यूनिट है, उस फर्स्ट नंबर यूनिट का आपके रिवीजन करेंगे कल। मिलते हैं कल वापस 7 बजे, रेडी रहना आप भी। फर्स्ट नंबर यूनिट का हम रिवीजन करेंगे कल से। और मंडे को हम आपका जो 11th नंबर चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे आपके श्वसन के बारे में, कि पादपों में जो श्वसन होता है वो किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से उनके अंदर एटीपी का ऊर्जा का निर्माण होगा। तो फर्स्ट यूनिट और कर लेते हैं रिवीजन, बाकी वालों का भी हो चुका है लगभग। तो वापस फर्स्ट से स्टार्ट कर देते हैं, फिर सेकेंड थर्ड ऐसे वापस कंटिन्यू करते रहेंगे रिवीजन।